ईवो नाम का योद्धा और उसकी बेटी नेविल, गोरी बालों वाली लड़की, अपनी जान लेने आए हत्यारों का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे। ईवो ने नेविल को खबरदार किया कि वो उससे दूर रहे और उसके पीछे छिप जाए। उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड तान ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। नेविल ने विरोध किया और कहा कि वो अपने पिता को अकेले उन हत्यारों से नहीं लड़ने देगी। ईवो ने प्यार से उसे समझाया कि उसने उसकी मां से एक बड़ा वादा किया है। चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। वो जानता था कि इस खतरे में उसे डालना कितना तकलीफदेह है, पर यह उनके बचने का एकमात्र मौका था। ठीक उसी पल हत्यारों ने भूतिया आग का एक जबरदस्त घूमता हुआ हमला किया, जिसका मकसद ईवो और मेविल को वहीं भस्म करना था। ईवो जानता था कि अगर उसने इसे नहीं रोका तो ये दूर दूर तक सब कुछ तबाह कर देगा। उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और अपनी सबसे ताकतवर चाल विरोसा स्लैश के लिए तैयार हो गया। ईवो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार को उस जलती हुई आग पर चलाया। तलवार के वार से वो भूतिया लपटें टूट गईं और देखते ही देखते बुझ गईं। ईवो का हमला यहीं नहीं रुका और उसने एक हत्यारे को बीच से दो हिस्सों में काट दिया। लेकिन इससे पहले कि उस हत्यारे के टुकड़े जमीन पर गिरते, दूसरे हत्यारे ने अपने मरे हुए साथी के शरीर और शक्तियों पर कब्जा कर लिया। ताकतवर और भयानक बनकर वो बचा हुआ हत्यारा एक भयंकर दो सिर वाले राक्षस में बदल गया, जिसके चारों तरफ जहरीली बैंगनी ब्लू लपटें थीं। नेविल ने जैसे ही उस भयानक चीज को देखा जिसका सामना अब उसके पिता को करना था, उसने इंस्टिंक्टिवली यानी सहज रूप से अपना धनुष उठाया। जादू से चमकता हुआ एक तीर तैयार हुआ। उसने वो तीर सीधे राक्षस के दिल में मारा, पर राक्षस पर जरा भी असर नहीं हुआ और उसने वो जादुई हमला सूख लिया। ईवो और नेविल अब अगली लड़ाई के लिए तैयार थे, ये जानते हुए कि जरूरत पड़ी तो वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो भयंकर राक्षस जो किसी बुरे सपने जैसा दिख रहा था, उन पर हत्या के इरादे से मंडरा रहा था। अनुभवी योद्धा ईवो ने अपनी बेटी नेवल से गिड़गिड़ाया कि वो किसी सुरक्षित जगह भाग जाए, क्योंकि डार्क गिल्ड के ये अपोस्टल्स उन दोनों के लिए अकेले मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उसने उसे चेताया कि नेवल की कोई भी शक्ति इन शातिर शत्रुओं के खिलाफ काम नहीं आएगी और वो वे हर वार से बचे रहेंगे। मगर नेवल कुछ कह पाती उससे पहले ही अपोस्टल्स में से एक ने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे जमीन में भूकंप के झटके पैदा हो गए और उनके नीचे की जमीन फट गई। अपोस्टल्स ने उस झटके की ताकत का इस्तेमाल ईवो की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए किया और उसे एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो युद्ध के मैदान में दूर जा गिरा। वो एक चट्टान से टकराया और बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। पिताजी! नेविल चिल्लाई, पर ईवो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ईवो बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसकी ग्रेट स्वॉर्ड टूट चुकी थी। फिर भी वो अपनी बेटी को खुद को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए समझा चुका था। हालांकि अपोस्टल्स ने जरा भी देर नहीं की और तेजी से आपस में मिलकर एक भयानक कंपोजिट जानवर बन गए, जिसके नीले ओरा के ऊपर तीन नकाबपोश चेहरे टिके थे। वो राक्षस नेविल और उसके पिता से बहुत लंबा था। उसके नुकीले पंजे आग बरसा सकते थे। नेविल ने सदमे में देखा कि बेहोश ईवो उस डरावने जानवर के सामने बेबस पड़ा था। उसे पता था कि उनके पास अब बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि वो एक आखिरी हताश काम कर सकती है। नेविल ने उस राक्षस से गुजारिश की और कहा कि अगर वो उसके पिता की जान बख्श दे तो वो खुशी खुशी उनके साथ चली जाएगी। नकाबों के पीछे से डार्क गिल्ड के अपोस्टल्स अपने विकृत शरीर के अंदर आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे, जैसे कि वो नेविल के प्रस्ताव पर सोच विचार कर रहे हों। नेविल ने सांस रोक ली और एक चमत्कार की उम्मीद में इंतजार करने लगी कि वे उसका बलिदान स्वीकार कर लें और ईवो की जान बख्श दें। अपने प्यारे पिता की जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। मगर अपोस्टल्स ने नेविल और उसके पिता पर सिर्फ डरावना चिल्लाकर यह साफ कर दिया कि वो उन दोनों को मारना चाहते हैं। उनकी भयानक चीखें सुनकर नेविल का दिल लगभग रुक गया और उसने मान लिया कि ये सबका अंत है। जैसे ही वो भयानक जानवर आखिरी बार करने के लिए मुड़ा, एक जबरदस्त शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे आसपास का इलाका विस्फोटक रूप से हिल गया। इस झटके से पैदा हुई तेज हवाओं से नेविल पीछे की तरफ जा गिरी। जब नेविल होश में आई तो वो डार्क गिल्ड के अपोस्टल्स को तबाह करके खड़े हुए एक विशाल ऊनी मैमथ को देखकर चौंक गई। ये अप्रत्याशित मोड़ उसे राहत दे रहा था या डरा रहा था, ये तय करना उसके लिए मुश्किल था। जब नेविल ने और गौर से देखा तो उसे पता चला कि उस मेमथ की पीठ पर एक छोटा सा घर रखा हुआ था। और जब उसने करीब से झांका तो उसे एक चोगा पहने हुए अमर मेंढक दिखा, जिसके हाथ में एक छड़ी थी। वही उस मेहमत को चला रहा था। मेंढक की टर्टर की आवाज से यह पता चला कि खतरा टल गया है। उसने अपने दूसरे यात्रा साथियों से पूछा कि इन बेबस इंसानों के पास कैसे जाया जाए। उस मेंढक के सिर पर एक और भी छोटा घर था और उस घर के अंदर वांकाई नाम का एक रोबोट कुत्ता था। वांकाई ने मेंढक को भरोसा दिलाया कि इन इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं है और उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। जब नेविल ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल अपरिचित जगह में पाया। वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से घिरी हुई थी, पर उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ लाया गया है।
नेविल घबरा गई थी, क्योंकि आखिरी बार जब उसने अपने पिता को देखा था तो वो बुरी तरह घायल और बेहोश थे। अगर ईवो को सही समय पर इलाज नहीं मिला तो वो अपने जख्मों से मर सकता था। नेविल, जो उलझन और परेशानी में थी, ने मदद के लिए गुहार लगाई। उसे उम्मीद थी कि जिसने भी उसे अपोस्टल से बचाया है वो उसके बीमार पिता पर भी दया करेगा। उनके लिए ये जीवन मरण का सवाल था, और अगर वो इस अजीब जगह से जिंदा नहीं निकले तो नेविल बिल्कुल अकेली रह जाएगी। नेविल जल्दबाजी में अपने पिता को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम चिल्लाया, ईवो जादुई तरीके से पूरी तरह स्वस्थ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई दिया। वो सेहतमंद दिख रहा था, मुस्कुरा रहा था और धूप में अपनी मांसपेशियों को दिखा रहा था। नेविल ये अप्रत्याशित बदलाव देखकर हैरान रह गई। आखिरी बार जब उसने देखा था तो ईवो जख्मी था और बेहोश होने की कगार पर था। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उसकी सेहत में इतना जबरदस्त सुधार आया? उसी समय ईवो ली और डीमन क्वीन से बात कर रहा था। ली ने ईवो के अद्भुत शरीर की तारीफ की और बुढ़ापे के बावजूद फिट रहने के उसके जबरदस्त इरादे की सराहना की। ईवो ने जोर देकर कहा कि एक योद्धा के लिए लड़ाई में सफल होने के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। उसे इस नई दुनिया के योद्धाओं की संस्कृति पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। ठीक उसी पल रोबोट कुत्ता वांगकाई अपने मालिक का ध्यान खींचने की कोशिश में ली की ओर भागा। लेकिन इस अचानक हुई हलचल से डीमन क्वीन एलिजाबेथ परेशान हो गई, जिसे अपनी पिछली लड़ाई के कारण अभी भी वांगकाई से गुस्सा था। उसने गुस्से में उस कुत्ते को लात मारकर दूर फेंक दिया और चिल्लाते हुए पूछा कि उसने इन अजनबियों को घर में घुसने क्यों दिया। डीमन क्वीन की डरावनी शक्ल देखकर वांगकाई डर से सिकुड़ गया और रोने लगा। उसने समझाने की कोशिश की कि इंसान बहुत खतरे में थे और वो सिर्फ उन पर दया दिखाना चाहता था। दूसरी तरफ डीमन क्वीन कुछ सुनना ही नहीं था। वो बेचारे कुत्ते पर चिल्लाती रही, जो सिर्फ मिमियाकर दया की भीख मांग सकता था। इधर ली ईवो के तंदुरुस्त शरीर को देखकर इतना हैरान था कि उसने तुरंत उस दमदार योद्धा के मांसपेशियों को छूने की इच्छा जाहिर की और तारीफ की। ईवो को यह अटेंशन अच्छा लगा और उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए कई पोज देने की पेशकश की। इसके बाद ईवो ने अपना अल्टीमेट 100% बैटल सोल बर्निंग मोड एक्टिवेट कर दिया। उसके कपड़े फटने लगे और मांसपेशियां इस तरह से खिंच गईं जैसे जूडो मास्टर राशि की हों। ली की आंखें बूढ़े योद्धा के इस अद्भुत बदलाव को देखकर सितारों की तरह चमक उठीं। जैसे ही ईवो बॉडी बिल्डरों की तरह अलग अलग मुद्राएं बनाने लगा, ली उत्साह से तालियां बजाने लगा। इस दौरान नेविल ये सभी भ्रमित देख रही थी। वो सोचने लगी कि ये अजीब लोग कौन हैं और उसका कुछ देर पहले बुरी तरह घायल पिता उनके सामने प्रदर्शन क्यों कर रहा है। ये स्थिति पूरी तरह से अजीब और शर्मिंदा थी। जब आखिरकार ईवो का ध्यान अपने बेटी पर गया तो उसने स्वीकार किया कि नेविल होश में आ गई है। उसने कहा कि वो तो बस अपने बचाने वालों को खुश करने और जान बचाने के लिए आभार व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि ईवो कुछ और कहता, डीमन क्वीन ईवो और उसकी बेटी के बीच आ गई। उसने साफ तौर पर कहा कि चूंकि अब दोनों ठीक हैं इसलिए उन्हें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। डीमन क्वीन के लहजे में किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं थी। नेविल उस अधिकारपूर्ण और रहस्यमयी आकृति के सामने डर से पीछे हट गई। डीमन क्वीन ने सीधे नेविल से कहा कि उसने पहले ही ली पर अपना हक जमा लिया है। अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए डीमन क्वीन ने अपनी बड़ी छाती को नेविल के कवच पहने सीने से सटा दिया। वो उस आकर्षक लेकिन दबंग आकृति की आक्रामक हरकत देखकर डर गई। डीमन क्वीन ने नेविल से कहा कि वो उसके आने से पहले ही यहाँ थी, लेकिन तभी ली ने तुरंत दखल दिया। उसने डेमन क्वीन के कंधे को छुआ और उसे थोड़ा सभ्य व्यवहार करने के लिए कहा। उसने कहा कि उनके यहाँ मेहमान कम ही आते हैं, इसलिए अंदर बैठकर चाय पीते हुए प्यार से बातचीत करना सही होगा। हालांकि डेमन क्वीन नेविल को गुस्से से घूर रही थी, पर आखिरकार वो मान गई। अंदर ली ने साधारण मेजबानी के लिए माफी मांगी और कुछ चाय पेश की। उसने कहा कि इस अकेले घर में ज्यादा कुछ नहीं है। उसने यात्रियों से जलपान का फायदा उठाने का आग्रह किया। नेविल ने पूछा कि क्या उस चाय में कोई चमत्कारी उपचार करने वाला अमृत है जिसने उसके पिता के जख्मों को ठीक कर दिया। ली हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये बात अतिशयोक्ति थी। चाय में अपने आप में कोई खास गुण नहीं थे। अब भी चिड़ी हुई डेमन क्वीन बड़बड़ाई कि वाइंकाई ने ऐसे कमजोर इंसानों को उनके घर में क्यों आने दिया। क्या ली उन पर कोई गंदे प्रयोग करना चाहता था? क्या वो ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ मैं ही उसे खुश नहीं कर सकती? इसके बाद ईवो ने उन अस्पष्ट यादों का जिक्र करना शुरू किया कि अपोस्टल्स से लड़ते हुए बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। वाइंकाई ने उनकी घायल हालत ली को दिखाई थी और ली ने सिर्फ ईवो के मुंह में पानी डाला था। इसी से वो अनुभवी योद्धा तुरंत पूरी तरह से ठीक हो गया और मजबूत हो गया। ईवो ने ली को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। उसे यकीन था कि ली के बिना वो मर गया होता और उसकी बेटी अनाथ रह जाती। ली ने विनम्रता से जवाब दिया, ये दावा करते हुए कि उसने सिर्फ वही किया जो कोई भी करता।
लेकिन पानी का एक घूंट पिलाकर एक इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लाने की ली की इस अनजानी काबिलियत से नेविल और ईवो दोनों हैरान थे। दूसरी तरफ ली ने विनम्रता से जोर दिया कि ज्यादा शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है और उन्हें बस चाय पीने चाहिए। नेविल और ईवो दोनों ने एक साथ चाय का घूंट लिया। उनकी आंखें फौरन खुल गईं क्योंकि एक तेज ऊर्जा उनके पूरे शरीर में फैल गई। खुशी से भरकर नेविल और ईवो नीचे जमीन पर गिर गए और स्वर्गीय वातावरण का मजा लेने लगे और धूप में भीगने लगे। वो परमानंद की स्थिति में थे और खुशी से झूम उठे। उस चाय को पीकर उन्होंने ऐसा अद्भुत स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। चाय पीने के परिणाम स्वरूप उनकी जादुई काबिलियतों में भी चमत्कारिक सुधार हुआ था। नेविल 1 स्टार मेज से एक स्तर ऊपर जाकर 1 स्टार आर्च मेज बन गई, जबकि ईवो 3 स्टार आर्च मेज से एक स्तर ऊपर जाकर 4 स्टार आर्च मेज बन गया। यहां तक कि नेविल की मां, जो होश में आ चुकी थी, उनके कान रोएंदार हो गए थे, जो इस अमृत को चखने के बाद उनकी नई शक्ति का प्रमाण था। जैसे ही वे वर्तमान में लौटे, बाहर की दुनिया की समस्याएं नेविल और ईवो के लिए बहुत छोटी लगने लगी थीं। जब ली ने देखा कि उनके प्याले खाली हैं, तो उसने उन्हें और चाय पीने की पेशकश की, लेकिन ईवो ने आदरपूर्वक मना कर दिया। अनुभवी योद्धा को लगा कि ली ने पहले ही वो अपार दया दिखा दी है जो एक ईश्वर के आदमी के लिए उचित है। गर्व से भरे योद्धा ईवो के लिए उस आदमी से इस तरह के मेजबानी स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वो ली की दरियादिली पर मुश्किल से ही सह पा रहा था। हालांकि ली को ईवो की बेचैनी की परवाह नहीं थी और उसने समझाया कि वो यात्रियों की मदद करके खुश है, चाहे उनका पद कुछ भी हो। डेमन क्वीन का संदेह अब भी बना हुआ था। इसके बावजूद ली और वैंकाई दोनों ने उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था। नेविल और ईवो दोनों को उम्मीद थी कि अगर उनका जीवन फिर कभी टकराया तो वो इस दयालुता का बदला चुका पाएंगे। ली की दयालुता से मजबूत और रोशन महसूस करते हुए वो कुछ देर के लिए इस अजीब नई जगह को छोड़ने की तैयारी करने लगे। चाय की गर्मी उनके अंदर बनी हुई थी, जिससे आशा की एक चिंगारी जल उठी थी। चूंकि डेमन क्वीन एलिजाबेथ ने घर की हर दूसरी चीज पर कब्जा कर लिया था, इसलिए ली के पास मेहमानों को देने के लिए और कोई बेहतर पेय या नाश्ता नहीं बचा था। उसे इस बात का बहुत अफसोस था, क्योंकि वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था। वो उनमें से कुछ भी वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एलिजाबेथ ने जोर दिया कि सब कुछ उसका है और उन्हें किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए। उसने हर चीज पर अपना हक जमाया। ली ने एक बार फिर अपना अफसोस जाहिर किया और कहा कि वो एलिजाबेथ की शांति को सफल मेजबानी से ज्यादा अहमियत देता है। फिर ली ने मेहमानों पर हमले की वजह पूछी। विषय बदलते ही ईवो ने बताया कि इसकी वजह यह थी कि नेविल की रगों में एल्फ रक्त दौड़ रहा था। एल्फ संस्कृति में अंतरजातीय विवाह सख्ती से मना है, लेकिन नेविल की मां एक एल्फ संत थी और ईवो के प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने नेविल को जन्म दिया था। ली जानता था कि नेविल का मिश्रित वंश होने के कारण वो एल्फ परंपराओं के खिलाफ एक विद्रोही होने की वजह से निशाने पर थी। एलिजाबेथ ने तुच्छ तरीके से टिप्पणी की कि एक बार जब वो दुनिया की अकेली शासक बन जाएगी तो इस तरह के भेदभावपूर्ण रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। ईवो ने आगे कहा कि उसकी पत्नी के एल्फ के साथी स्थान से लौटने के बाद वो नेविल के साथ छिपकर रहने लगा था, लेकिन आखिरकार एल्फों ने उनकी मौजूदगी का पता लगा लिया और उन्हें पकड़ने के लिए जासूस भेजे। ईवो की पत्नी ने इस उम्मीद में खुद को बलिदान कर दिया कि वे इस बार उनकी जान बख्श देंगे। ईवो ने बताया कि इस बार डेमन क्षेत्र के डार्क मेजेस अपने गिल्ड की ओर से उनका पीछा कर रहे थे। डेमन क्षेत्र का नाम सुनते ही ली एलिजाबेथ के पास गया और पूछा कि क्या उसका इससे कोई संबंध हो सकता है। डेमन क्वीन को यह सोचकर बहुत नफरत हुई कि उसका संबंध ऐसे घिनौने लोगों से है। डेमन क्वीन ली के सवाल पर भड़क गई और पूछा कि उसका क्या मतलब है। ली ने तुरंत अपना बयान वापस ले लिया और अपनी लापरवाह टिप्पणी के लिए माफी मांगी। तनाव कम करने की कोशिश में ली ने अपने मेहमानों से डेमन क्षेत्र के इस अजीब गिल्ड के बारे में और एल्फों को अगवा करने की वजह के बारे में और जानकारी मांगी। ईवो ने साफ किया कि गिल्ड का मकसद पुनर्जीवित करना था, एक पौराणिक डेमन क्वीन एलिजाबेथ को, जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था। वे एल्फों सहित कई तरह के संसाधन की तलाश कर रहे थे ताकि वे इंसानों पर अपने शैतानी प्रयोग कर सकें। यह सुनकर ली ने डेमन क्वीन को मजेदार अंदाज में देखा, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। गुस्से में उसने ली को पकड़ लिया और उसकी लापरवाह धारणाओं के लिए डांटा। उसने चिल्लाकर कहा कि वह यकीनन असली एलिजाबेथ है, ना कि कोई नकली जिसे वे दोबारा जिंदा करने की योजना बना रहे हैं। जैसे जैसे वे बहस करते रहे, ली जो घबरा रहा था, उसने जोर देकर कहा कि उसे कभी उसकी पहचान पर शक नहीं हुआ और उसने उससे शांत होने की भीख मांगी। उन दोनों के अजीब रिश्ते से हैरान होकर नेविल ने अपने पिता की ओर देखा। ईवो ने उसे होस्ट के बहस करने के दौरान चुप रहने और ठीक से व्यवहार करने की हिदायत दी।
डेमन क्वीन हैरान थी कि जब वह उनके ठीक सामने खड़ी है तो दुनिया के लोग यह कैसे मान सकते हैं कि वह मर चुकी है। इवो ने बताया कि एलिजाबेथ को पिछले 500 सालों से किसी ने नहीं देखा है और अगर वह जिंदा होती तो इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत पहले ही कब्जा कर चुकी होती। यह जानकारी सुनकर ली हिल गया। उसने हकलाते हुए समझाया कि एलिजाबेथ सिर्फ 1 साल से ज्यादा समय से उसके साथ रह रही है, सदियों से नहीं। अब उत्सुक होकर डेमन क्वीन ने अपनी मौत की कथित परिस्थितियों की रिपोर्ट के बारे में उत्सुकता से पूछताछ की। इवो हिचकिचाया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यह कहानी इस जल्द गुस्सा होने वाली डेमन क्वीन को और ज्यादा भड़काएगी या नहीं। नेविल ने कुछ अनिच्छा के साथ कहानी सुनाई, ये समझाते हुए कि एक महाकाव्य लड़ाई जो पूरे 1 महीने तक चली थी, उसके बाद आखिरकार महान हीरो ने एलिजाबेथ को हरा दिया था, लेकिन ऐसा करने में उसकी भी जान चली गई थी। 500 साल पहले उन दोनों के एक दूसरे से खत्म हो जाने के बाद डेमन क्वीन का शासन समाप्त हो गया था। यह मनगढ़ंत कहानी सुनकर एलिजाबेथ आग बबूला हो गई। उसने हवा में तैरती खोपड़ियों से भरा एक दुश्मन क्षेत्र कमजोर किया, लाल आंखों से चीखते हुए पूछा कि वे ऐसे झूठ कैसे फैला सकते हैं। डरे हुए नेविल और इवो ने तुरंत अपनी कहानियां बदल दी और एलिजाबेथ की बात को सही ठहराया ताकि खबर के असर को कम किया जा सके। ली ने टिप्पणी की कि वह कहानी का पौराणिक हीरो जरूर होगा क्योंकि उसके कंप्यूटर ने उसे यही बताया था। नेविल और इवो यह सुनकर हैरान रह गए और अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे जब उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण सा ली ही पौराणिक योद्धा हो सकता है। नेविल और इवो यह जानकर हैरान थे कि ली और उनके सामने खड़ी महिला ही क्रमशः पौराणिक हीरो और डेमन क्वीन है। हालात की गंभीरता से वे बेहोश हो गए। उनके नाक से खून बहने लगा, उनकी जबान पर झाग आने लगा और उनके दिमाग चकरा रहे थे। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ कैसे खाना खा रहे हैं। यह किसी भी तर्क या कारण से अकल्पनीय था। उनके बेहोश होने के दौरान एलिजाबेथ ने अपने हारे हुए गुलाम ली को संदेह भरी नजर से देखा और उसकी कैद का भयानक आनंद लिया। जब वे आखिरकार होश में आईं और इन बेवकूफ लोगों और उनके झूठों की भ्रमित करने वाली छवियों को दूर कर पाईं तो उन्होंने निराशा में मेज पीट दी। इस बिंदु पर डेमन क्वीन ने अपनी एड़ी मोड़ी और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गई कि वह ऐसे अपमानजनक लोगों पर और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहती। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, यह सोचकर कि ली अपने घमंड से हदें पार कर रहा है। दरवाजा जोर से पटकते हुए एलिजाबेथ ने फैसला किया कि आज रात सहने के लिए ली बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इस बीच इवो ने सीधे ली से पूछा कि अब वह उनके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। एलिजाबेथ के नाटकीय निकास के बाद ली घबराकर हंसा, यह मानते हुए कि उसे चीजों के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। उसने अनुमान लगाया कि एलिजाबेथ ने खुद ही समय को तोड़ा होगा ताकि इस युग में आ सके। इससे 500 साल का अंतराल समझ में आता है क्योंकि दुनिया उसे मरा हुआ मानती थी। जब तक अस्थायी व्यवधान स्थिर नहीं हो जाता तब तक समय बेमेल रहेगा। बाद में रात में जब चांद चमक रहा था, नेविल ने फुसफुसाते हुए अपने पिता से कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि बदनाम डेमन क्वीन ने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने। लेकिन इवो ने उसे चुप करा दिया। वे खुद की तुलना ली और एलिजाबेथ जैसे लोगों से नहीं कर सकते थे। वे सिर्फ इंतजार कर सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि उनकी तुच्छ जान बख्श दी जाएगी। वे पावरफुल हीरो को नाराज करने के डर से कांप रहे थे। लेकिन नेविल ने सोचा कि अगर ली उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसने उन्हें बचाया ही क्यों। उसके पिता ने चेताया था कि ली और एलिजाबेथ जैसे प्राणियों के लिए इंसान महज चींटियां हैं जिनके साथ मनमर्जी से खेला जा सकता है। अपनी मिलनसारिता के बावजूद चाय के एक घूंट से ली ने लगभग उन्हें खत्म ही कर दिया था। उनका भाग्य पूरी तरह से उसके बदलते मूड पर निर्भर करता था। ईवो ने नेविल को सलाह दी कि वे अपने मेजबानों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें क्योंकि कृपा प्राप्त करना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। तभी उन्होंने बाहर ली के कदमों की आहट सुनी, जिसने देखा कि वे अभी भी जगे हुए हैं। नेविल डर के मारे जम गई। उसे डर था कि हीरो अब क्या करेगा, लेकिन ली बस हंसा और उन्हें डरने से मना किया। उसने ईवो और नेविल से पूछा कि इतनी रात गए वे क्यों नहीं सोए हैं। ईवो ली को इस तरह देखकर बहुत डर गया। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का असली अंत है। लेकिन ली ने लाइट ऑन की और पूछा कि अगर वे सोए नहीं हैं तो ताश क्यों नहीं खेलते। ईवो के चेहरे पर उलझन थी क्योंकि उसे ताश खेलने का मतलब नहीं पता था। फिर एक मोमबत्ती की रोशनी में वे सब ताश खेलने के लिए फर्श पर बैठ गए। ली ने उन्हें ताश के सभी नियम समझाए और पुष्टि करने के लिए पूछा कि क्या उन्हें सब समझ आ गया है। ईवो ने जवाब दिया कि उसे मोटे तौर पर समझ आ गया है। नेविल सोच रही थी कि उसके पिता ने जो कहा था ये वही है। ली का ये टेस्ट है कि उन्हें मारना है या नहीं। ली ने सोचा कि अगर उन्हें उसकी 50% बात भी समझ आ गई है तो ये अच्छा है। उसने कहा कि वो अब पत्ते बांटना शुरू करेगा। तभी नेविल के मन में ली से पूछने के लिए एक सवाल आया, लेकिन वो हिचकिचाई।
आखिरकार वो पूछने की इच्छा को रोक नहीं पाई और उसने ली से पूछा कि इस गेम का नाम क्या है। उसने ये इसलिए पूछा क्योंकि इन पत्तों से एक अशुभ आरा निकल रहा था जिसे वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी। ली उसके सवाल पर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये पूछेगी। उस पल वो सच में घबरा गया। उसने सोचा कि लैंडलॉर्ड कार्ड शायद इस दुनिया के लोगों के लिए समझना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक नया नाम सोचा और इसे ड्रैगन फाइट कहने का फैसला किया। उसने वो नाम इसलिए चुना क्योंकि वो कूल था, लेकिन उस कूल नाम से नेविल और ईवो दोनों डर गए। वे ये नाम सुनकर हैरान थे। एलिजाबेथ, जो पहले गुस्से में चली गई थी, सो नहीं पाई, इसलिए वो जांच करने आई थी। उसने अपने शरीर और आत्मा को अलग करने के लिए उच्च स्तरीय जादुई छिपाऊ तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब वो आत्मा के रूप में थी, इसलिए उसे कोई देख नहीं सकता था और वो किसी भी चीज से गुजर सकती थी। जब वो घर के चारों ओर घूम रही थी तो उसने सुना कि ली ड्रैगन फाइट खेल रहा है, इसलिए वो रुककर देखने लगी। ली ने उन्हें समझाया कि ड्रैगन फाइट का क्या मतलब है। उसने उन्हें बताया कि वे दोनों बहादुर हीरो हैं जिन्हें ड्रैगन को हराने के लिए मिलकर काम करना होगा। वे अपने पत्तों के हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि उन्हें हीरो बनना है या ड्रैगन। ईवो ने नेविल के कान में फुसफुसाया कि जैसा उसने पहले ही सोचा था, ये यकीनन उनका टेस्ट है। पिता और बेटी दोनों की नज़र में ली एक विलेन जैसा लग रहा था। ली ने पत्ते बांटना शुरू किया और उन्हें ध्यान से सोचने की चेतावनी दी कि वो क्या चुनते हैं। ली ने अपने पत्ते उठाए और उनसे भी अपने पत्ते देखने को कहा। ईवो ने नेविल के कान में फुसफुसाया कि अब हिचकिचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने उससे अपने पत्ते लेने को कहा। उन रहस्यमयी पत्तों को छूने से भी नेविल डर रही थी। जैसे ही उसने उन पत्तों को छुआ, उसे लगा कि वो अचानक किसी राक्षसी नर्क में चली गई है। ईवो चौंक गया। उसने सोचा कि क्या ये कोई और दुनिया है। नेविल डर के मारे कांप रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ पत्ते उठाने से उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, माफ करना, मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकती। ईवो ने उससे कहा कि कोई बात नहीं और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देने को कहा। एक तरफ ये जीवन और मृत्यु की स्थिति थी और दूसरी तरफ ली के लिए ये सिर्फ सामान्य ताश खेलना था। उसने ईवो से पूछा कि क्या वो अपने पत्ते देखकर ड्रैगन बनना चाहता है। ली अपने पत्तों को देखते हुए सोच रहा था कि हालांकि उसके पास ज्यादा बड़े पत्ते नहीं हैं, फिर भी ये एक बहुत अच्छा सेट है। उसके पास बड़ा और छोटा किंग भी है, इसलिए ये बुरा नहीं है, एक कोशिश करने लायक है। ईवो और नेविल ने जवाब दिया कि वो ड्रैगन नहीं बनना चाहते। उन दोनों के पास कुछ अच्छे पत्ते थे पर उन्हें पता नहीं था। ली ने सोचा कि अगर उसे एक और चौका और दुक्की मिल जाए तो वो जीत जाएगा। उसने उनसे फिर पूछा कि क्या वो सच में ड्रैगन नहीं बनना चाहते। ली का ड्रैगन बनने से मतलब था कि क्या वे पत्ते बदलना चाहते हैं, लेकिन ईवो और नेविल दोनों ने मना कर दिया क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे। ली ने कहा कि फिर वो शर्म नहीं करेगा और उसने एक पत्ता उठा लिया। लेकिन जब उसने पत्ता पलटा तो वे इतने अच्छे नहीं थे जो ली के चेहरे से पता चल रहा था। नेविल और ईवो दोनों डर के मारे कांपने लगे, ये सोचकर कि ली उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट है। ली ने कहा कि वो पहले खेलेगा और उसने अट्ठा खेला। अब ईवो की बारी थी। ईवो ने सोचा कि जब तक वे इस टेस्ट को पास नहीं कर लेते, ली उन्हें बख्श देगा, इसलिए वे हार नहीं मान सकते। लेकिन जब उसने पत्ता उठाया तो उसे अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ। हर बार जब वे कोई पत्ता खेलते थे तो उन्हें अपनी जीवन शक्ति की कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन ईवो ने इसे सहन किया और गुलाम खेला। ईवो दर्द से कांप रहा था। जब नेविल ने उसे इस तरह देखा तो वह डर गई, लेकिन ईवो ने उससे कहा कि वह ठीक है, इसलिए बाकी सब उस पर छोड़ दे। डरी हुई नेविल ने ये राउंड पास कर दिया और अब ली की बारी थी। उसने अपने पत्ते देखे और सोचा कि रॉयल फ्लश के अलावा 7 से क्वीन तक एक सीधी लाइन, दुक्की के साथ 4 सेकंड और 5 का जोड़ा, सिर्फ दहला और गुलाम ही बचे हैं। क्या मुझे पत्तों को अलग करना चाहिए या नहीं? अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मैं दुक्की खेलूंगा और मैं नुकसान में रहूंगा। ली बहुत ज्यादा सोच रहा था और घबरा रहा था। ली ने कहा, भूल जाओ, और उसने भी पास कर दिया। ईवो ये सुनकर चौंक गया। उसने अभी पत्ता उठाया था और उसकी जीवन शक्ति खींच ली गई थी और अब उसे फिर से करना होगा। उसने ली से पूछा कि क्या वह सच में नहीं चाहता है। ली मुस्कुराया और कहा, नहीं। अब सारा दबाव ईवो पर था। उसने सोचा कि ली जानबूझकर उसे ताश खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, जो उसकी जीवन शक्ति को खत्म करता रहेगा। इस स्थिति में उसे जल्द से जल्द अपने सभी पत्तों से छुटकारा पाना होगा। ईवो ने सीधे अपने 8 पत्ते दिखा दिए, 2 रानी, 3 छक्के और 3 सत्ते। उसने कहा कि नियमों के अनुसार पत्तों के संयोजन को फ्लाइंग ड्रैगन कहा जाना चाहिए। लेकिन जब उसने वे पत्ते रखे तो उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया।
इस चाल ने उसकी जीवन शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया, लेकिन उसने इसे सहन किया। इस चाल की कीमत एक पैर थी। अब वह जानता था कि वह जितने बड़े पत्ते खेलेगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी चाल से आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक विशाल उड़ता हुआ ड्रैगन बाहर आ सकता है। नेविल और ईवा दोनों इसे देखकर हैरान थे। ड्रैगन ने ली पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने ली पर हमला किया। एलिजाबेथ किनारे से सब कुछ देख रही थी। ली पर हमला करने के बाद आध्यात्मिक ड्रैगन गायब हो गया। ईवो बहुत डर गया, क्योंकि पता चला कि पत्तों का संयोजन खेलने से हार की स्थिति पैदा होती है। ईवो ने कहा कि वह बर्बाद हो गया। उसने अभी पौराणिक हीरो को नाराज कर दिया है। वह इस बार मर जाएगा। लेकिन ली ठीक था। उसे ड्रैगन के हमले से कोई खरोंच नहीं आई थी। ली ने ईवो से कहा कि उसने बहुत अच्छा खेला। ईवो को ड्रैगन के हमले के बाद ली को ठीक देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ली मुस्कुराया और कहा कि वह नहीं चाहते हैं। वह जारी रख सकता है। ईवो के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि वह समझ गया। उसने अपना पत्ता इक्का खेला। नेविल ने कहा कि उसने पास कर दिया। अब ली की बारी थी। उसने अपना पत्ता खेला। ईवो और नेविल दोनों ने कहा कि वे इसे हरा नहीं सकते। ली मुस्कुराया और एक शक्तिशाली चाल की तैयारी शुरू कर दी। अचानक वे एक शक्तिशाली नीली रोशनी से घिर गए। ईवो ये देखकर चौंक गया कि ली के पीछे से आसमान को तबाह करने वाली लहर निकल रही है। लहर ने ईवो और नेविल पर हमला किया। ईवो ने अपनी बेटी नेविल से कहा कि बने रहना, लेकिन नेविल अपने पिता के बारे में चिंतित थी। आसमान को तबाह करने वाली लहर ने उन दोनों को निगल लिया। ली के हमले से बचने के बाद ईवो और नेविल ने कहा कि वे अब और नहीं खेल सकते। फिर ली ने अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर दी और कहा, अगला 3 का सेट है जिसके साथ एक जोड़े का पत्ता है। हवा से सिपाहियों के साथ एक घोड़ा गाड़ी निकली और ईवो और नेविल पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। ईवो बहुत डर गया और कहा कि वह उसे हरा नहीं सकता। लेकिन नेविल ने कहा कि वह कोशिश करना चाहती है। उसने अपने पत्ते तैयार किए, लेकिन ईवो इस डिसीजन के खिलाफ था। उसने कहा कि अगर वह खेलना चाहती है तो उसे अपनी जीवन शक्ति की कीमत चुकानी पड़ेगी। नेविल ने नहीं सुनी और कहा कि वह छिप नहीं सकती। वह अपने पिता की रक्षा भी करना चाहती है। यह कहकर उसने भी ली की तरह ही चाल तैयार की। फिर हमने देखा कि सिपाहियों के साथ 2 घोड़ा गाड़ियां एक दूसरे से लड़ने लगी।